हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि गला खराब था बहुत ज़्यादा। ठीक है, खांसी हो रही थी मेरी, तो गला भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। पूरा सप्ताह तो बीत ही गया बिना वीडियो बनाए हुए। ठीक है, और जितना आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार बनाए रखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट देख के मुझे अच्छा लगा कि आप केयर करते हो मेरी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, मजबूरी थी, तबीयत खराब थी, गला खराब था, तो बार बार देखो होता क्या है कि गला खराब होता है तो हर सवाल के पीछे फिर मतलब वीडियो को रोकनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। अब रेगुलर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, महा मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट नहीं, महा मॉक टेस्ट। डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन का कंप्लीट मॉक टेस्ट हम करेंगे दिल्ली पुलिस पैटर्न पे दोस्तों। ठीक है, और आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है। अपने साथी हैं, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों। तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयारी करते रहिए। 2 महीने का टाइम आपके पास है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये आपकी जिंदगी के। ये 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चा इन 2 महीनों में पढ़ाई कर लेगा अच्छे से, पूरी जिंदगी उसकी लाइफ है वो सेट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेहनत करते रहिए, दबा के मेहनत कीजिए। 2 महीने अगर आप 12-12 घंटा भी पढ़ लेते हैं, दिन में 14 घंटा भी पढ़ लेते हैं, तो आप मर नहीं जाओगे। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर आपने 12 घंटे 14 घंटे का टाइम दिया ईमानदारी से, 14 घंटे तो फिर भी बहुत ज्यादा, अगर 12 घंटे भी आपने ईमानदारी से स्टडी किया तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बस तैयारी करते रहिए। हम भी आपकी तैयारी में थोड़ा सा साथ देना चाहते हैं और आपकी तैयारी खुद ही परखने का आपको मौका मिलेगा। तो डेली बेसिस पर आप हमारे 100 नंबर का मॉक टेस्ट डेफिनेटली अटेंड करें दोस्तों। यहां पे आपके सवालों का लेवल भी आपको पता लगेगा, किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में एक ही प्रकार के सवाल नहीं चलते, अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। कभी इजी आएंगे, कभी मॉडरेट आएंगे, कभी थोड़ा टिपिकल लेवल के सवाल भी हम लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए डेली बेसिस पर आपको अपनी तैयारी को जांचना है कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस तो आपकी यहां पे हो ही रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पे भिन्न है 2/7, 1/3, 5/6 और यहां पे 3/4। आपसे पूछा इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2 तरीके हैं, एक तो आप भिन्न टू भिन्न कंपेयर कर लो, मैं डायरेक्ट इनको 100 से गुणा करूंगा, यानी डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट 100 से गुणा करने के बाद जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है ना, वहां तक भाग दे दीजिए, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। जैसे 200 को मैं 7 से भाग दूंगा, तो भाई 200 का 7 का मतलब है 7 तो ये आएगा 200/7 हो जाएगा, ये 100/3 हो जाएगा, ये 500/6 हो जाएगा, ये 300/4 हो जाएगा। अब 200 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56। इसके बाद पॉइंटों में जाना ही नहीं है आपको। यहां पे आपको बताया 33 1/3 होता है, 33 लिख लिए। यहां पे 6 48 होता है और 6 18 जाएगा। यहां पे 4 7 28, 4 5 20। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों? यही, तो यही भिन्न सबसे बड़ी है, यानी 5/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटा पूछता तो 2/7 क्या हो जाता, सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। आपको इतना करना है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस सवाल में जो मेथड आसान लगे वही अप्लाई करो दोस्तों। ठीक है, एक ही ट्रिक को पकड़ के नहीं चलना, सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग आपको ट्रिक्स चुननी है कि कौन सी यहां पे लग सकती है और जल्दी मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट लेट हो जाती है। यानी अगर कोई मान लीजिए ट्रेन है, किसी दूसरे स्टेशन पर उसे पहुंचना है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 11 मिनट लेट हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर उसे 8 बजे पहुंचना है, सुबह 8 बजे उसे पहुंचना है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ना दोस्तों, तो वो 11 मिनट देर पहुंचती है, यानी 8:11 पर पहुंचती है। पहुंचना चाहिए कितने बजे? 8 बजे। पहुंच कितने रही है? 8:11 पे। कितना मिनट लेट है? 11 मिनट।
अब कह रहा है कि यही ट्रेन अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है ना, तो यही ट्रेन इसी गंतव्य पर 5 मिनट लेट होती है। यानी 8 बजकर कितना मिनट दोस्तों, 5 मिनट पे पहुंचती भाई। पहुंचना चाहिए 8 बजे, ये पहुंच रही है 8 बजकर 5 मिनट पे। 40 की स्पीड पे जाती है तो पहुंचती है 8 बज के 11 मिनट पे। समय का अंतराल कितना है दोस्तों, पहले पहुंच रही थी 8 बजकर 11 मिनट पे, अब पहुंच रही है 8 बजकर 5 मिनट पे। कितने का अंतर है दोस्तों, क्या 6 मिनट का अंतर नहीं है, बिल्कुल है। देरी से देरी हम घटा देते हैं, देरी और जल्दी है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और जल्दी दे रखा हो तो भी हम घटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, दूरी निकालूंगा। डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, S1 इंटू S2 बटे S2 माइनस S1 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, यानी इस टोटल टाइम को हम ये भी कह सकते हैं T1 माइनस T2, यानी जो समय का अंतर है वो। तो S1 कितना है दोस्तों 40, S2 कितना है दोस्तों 50, बटे दोनों का अंतर लेंगे कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा, गुणा में समय का अंतर कितना है 6 मिनट। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, समय है 6 मिनट, तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा 60 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। अगर 20 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो समय कितना लगेगा दोस्तों, क्या आधा घंटा नहीं लगेगा, अरे 1/2 ही तो आएगा, 1/2 का मतलब आधा घंटा। यानी ये जो ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने पर 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का टाइम लेती है, लेकिन जब यह 30 मिनट का टाइम लेकर पहुंच रही है उस समय ये 11 मिनट लेट चल रही है। तो वास्तविक समय क्या आएगा दोस्तों, -11 कर देंगे, सही समय रहेगा 19 मिनट। ठीक है, तो ट्रेन का जो सही समय है पहुंचने का वो क्या है दोस्तों 19 मिनट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको यहां से डिस्टेंस निकालनी है बस। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए, स्पीड से भाग दीजिए। ठीक है, आप वो 5 मिनट वाला भी कर सकते थे, 20/50 कितना आएगा। अब वहां से मिनट चेंज करेंगे, 24 मिनट। 24 मिनट में पहुंच रही है तो वो 5 मिनट लेट है, तो 24 माइनस 5 बराबर कितना आएगा, वही 19 मिनट का। ठीक है भाई, अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 18, 28, 38। यानी अगर हम 35 से भाग देते हैं तो शेष क्या बच रहा है दोस्तों 18। अगर 45 से भाग दें तो 28, अगर 55 से भाग दें तो 38। एक बात बताइए, इन दोनों का अंतर क्या 17 है, क्या इनका भी अंतर 17 है, क्या इनका भी अंतर 17 है दोस्तों, बिल्कुल अंतर 17 है। डिफरेंस भाजक और शेषफल के बीच में जो अंतर है वो क्या है, समान है। 35 से भाग दे रहे हैं तो 18 शेष बचना चाहिए, 45 का भाग दे रहे हैं तो 28 शेष बचना चाहिए, 55 का भाग दें तो 38 शेष बचना चाहिए। तो दोनों का अंतर देख रहे हैं क्या है, कॉमन है, 17 है। तो सवाल का पता है आंसर क्या होगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 35, 45 और 55 का एलसीएम, और माइनस के क्या है, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये घटाना है, यानी -17। ठीक है, बात आ रही समझ में, इतनी बात आपको क्लियर हुई। डायरेक्ट जो संख्या आएगी ना, संख्या क्या है दोस्तों, संख्या होगी 35, 45 और 55 का एलसीएम लेंगे हम और -17 कर देंगे। 17 क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये आपका आंसर आ रहा होगा, यानी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इस सवाल के उसमें इन तीनों का एलसीएम लिया होगा और फिर 17 घटाया होगा, वो लिखा गया है। दोस्तों अगर मैं वापस 17 जोड़ देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, इन तीनों का एलसीएम। तो जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि आप इनका एलसीएम लेंगे फिर 17 घटाएंगे, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन जो टाइम जहां पे कम लगे वो कीजिए। ठीक है, तो सब में 17 जोड़ दो, तो 34, 48 से 17 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 65।
48 17 65 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 34 82 है, तो 82 में आप 17 जोड़िए, कितना आएगा 99, 34 99 आ जाएगा। 24 68 8 7 15 यानी 85 आएगा, 24 85। इसी प्रकार 32 65 है, तो 65 में आप 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 82 आएगा ये। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास। सब में मैंने क्या कर दिया, वापस 17 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे आप 17 जोड़ते हैं आपके पास ये फॉर्मेट आएगा, एलसीएम बचेगा किसका, इन तीनों का। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप कहेंगे सर इतना काम क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब आपका सवाल सेकंडों का हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या 35 से भाग जा रही है तो जाहिर सी बात है वो 5 से भी भाग जानी चाहिए। तो क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी? नहीं। क्या ये जाएगी? नहीं जाएगी। अब यहां पे अगर कोई संख्या 45 से भाग जा रही है तो वो 3 से भी भाग जानी चाहिए, और 3 का भाजकता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग भी 3 से भाग जाना चाहिए। तो 6 5 11 4 15 3 18 ये तो जाएगी। 8 5 13 4 17 और 2 19, क्या ये आपका आंसर हो सकता है? नहीं। तो केवल ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 35 45 55 का एलसीएम है और -17। मैंने क्या कर दिया, भाजकता के नियम से वापस 17 इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास इन तीनों का एलसीएम बचेगा। यानी ये 34 65 जो संख्या है ये 35 45 और 55 तीनों से पूरी पूरी भाग जाती है। तो ऑप्शन मेरा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 34 48। क्योंकि 34 48 को अगर मैं 35 से भाग दूंगा तो 18 शेष बचेगा, 45 से भाग दूंगा तो 28 शेष बचेगा, 55 से भाग देंगे तो 38 शेष बचेगा। बात आ गई समझ में? ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होती दोस्तों तो इस सवाल को करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो 17 17 जोड़ के डायरेक्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करते और डायरेक्ट टिक करते दोस्तों, सवाल को सोल्व नहीं करना। अगला सवाल है कि एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी में से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़के और लड़कियों की फीस का योग क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स कह रहा है कि 44% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बच गए दोस्तों? 56%। अगर क्लास में 44 लड़कियां हैं, टोटल 100 लड़के 100 विद्यार्थी हम मानते हैं, 100 में से 44 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बच गए दोस्तों? 56। ठीक है, यानी इसका औसत में निकाल सकता हूं, रेशियो 14 और यहां पे आएगा 11। कि अगर कक्षा में लड़के 14 हैं तो लड़कियां कितनी है? 11 है। टोटल कितना दोस्तों? 25 यूनिट। 25 बराबर कितने के? 1500 के। एक का मान कितना आएगा? 60। तो लड़कियों की संख्या आएगी 660 रुपए, यानी 660, और लड़कों की संख्या आएगी 14 6 की 84। ठीक है, ये 840 लड़के हैं और 660 क्या है? लड़कियां है। क्लास में कुल 1500 विद्यार्थी है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के की जो फीस है ना वो 540 रुपए है। ठीक है, फीस जो है लड़के की तो 540 है एक लड़के की, और लड़की की 25% कम है। तो 25% कम का मतलब है वो 3/4 है, 75% ही है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, यहां पे 135 आएगा, 135 गुणा में 3। ठीक है, यह आएगा आपका 405। यानी एक लड़के की फीस 540 है तो लड़की की फीस 405 है। पूछा है कि कुल फीस कितनी है, तो कुल फीस करने के लिए दोस्तों 840 लड़के हैं, एक लड़का 540 रुपए फीस के रूप में देता है, प्लस में 660 लड़कियां हैं, एक लड़की 405 रुपए फीस के रूप में देती है। इनको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम है। सवाल कैलकुलेटिव है, लेंदी है, और इसी सवाल को हम हार्ड भी कहते थे हैं। ये हार्ड नहीं है, लेंदी है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल दिया गया है। एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो बिल्कुल आसान होंगे, लेंदी होंगे, आप कर सकते हो लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए दिए जाते हैं। अगला सवाल है, अब यहां पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है तो मैं लिखूंगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा।
ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है 999 से 1/7 है, फिर 999 से 2/7 है, फिर 3/7 है, 4/7। तो मैं क्या कर लेता हूं, 999 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यानी 999 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 6 बार। तो 999 भाई गुणा में 6, एक तरफ तो मैं ये ले आया, प्लस दूसरी तरफ मेरे पास क्या जाएगा, 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7, इसी क्रम में 6/7 मेरे पास यहां पे आ जाएगा। अब 999 को 6 से गुणा करना है, 999 को लिख सकता हूं मैं 1000 माइनस 1 और गुणा में 6, तो ये आएगा 6000 माइनस 6, 6000 माइनस 6 आएगा 5994, प्लस में अब इधर से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21/7, 21/7 का मतलब 3 होता है, तो प्लस में 3 जोड़ेंगे, तो सवाल का जो आंसर बनेगा 5997, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो यही सवाल हम गलत अटेंड करके आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, 999 को एक साइड में कर दो और बाकी के जो भिन्न हैं उनको एक साइड में कर दो। 999 को 6 से गुणा कर दो और उधर उनको जोड़ के काट दो। ठीक है, तो आंसर आएगा 5997। अब अगला सवाल है कि P किसी कार्य के 1/4 को 10 दिन में, 1/4 करता है 10 दिन में, तो कुल काम कितने दिन में करेगा दोस्तों। ठीक है, जो है P जो है 4 व्यक्ति हैं, P Q R और S। P जो है 1/4 10 दिन में करता है, यानी किसी काम का 25% वो 10 दिन में करता है, तो 100% कितने में करेगा, 10 गुणा में 4 बराबर 40 दिन में, भाई पूरा काम करेगा 40 दिन में। दूसरा क्या कह रहा है, Q है किसी कार्य के 40% को 15 दिन में, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 में से 2 काम करता है 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 37.5 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा दोस्तों, 37.5 दिन में। R जो है 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/3 भाग 13 दिन में करता है, यानी 3 में से 1 काम 13 दिन में, तो तीनों काम कितने दिन में, 39 दिन में। बात आ रही समझ में। और S जो व्यक्ति है 1/6 भाग को 7 दिन में करता है, 1/6 का मतलब है कि 6 में से 1 काम 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 42 दिन में। सवाल पूछा क्या है, सबसे पहले उस कार्य को कौन कर सकेगा, तो सबसे पहले कौन करेगा दोस्तों, क्यों करेगा, ये 37.5 दिन में ही काम को खत्म कर देता है। ठीक है, तो कुछ है नहीं सवाल में, ये भी कैलकुलेटिव है। और कई बच्चे तो सवाल की लेंथ को देखकर ही डर गए होंगे, पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे जिनको देखकर आपको डर लगेगा और आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, आप तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली पुलिस में जैसे आपने तुक्का लगाया और अगर वो सवाल गलत हुआ तो सवाल तो जाएगा ही जाएगा, जो आपने सही किए हैं उनमें से भी नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए धैर्य के साथ आपको पेपर अटेंड करना है। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 42% गणित में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो यहां पे हम डायरेक्ट करेंगे भाई, कुल फेल प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल फेल प्रतिशत। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है A + B - A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो यहां पे A + B का मतलब है, यहां पे अंग्रेजी विषय में कितने हैं, 52, प्लस गणित में कितने हैं, 42, और जो दोनों में कॉमन दे रखे हैं वो इसमें से घटा देंगे, तो आएगा 77%। यानी टोटल 77% विद्यार्थी फेल हुए, तो दोस्तों पास कितने हुए होंगे, 23%, सॉरी 23%। ठीक है, तो 23% इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है A + B - A इंटरसेक्शन B। 52 + 42 - 17 आएगा 77%। अगर क्लास में से 77% विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए दोस्तों, 23%। ठीक है, अगला सवाल जरा देखिए गौर से, आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, और गौर से देखिए कि क्या कह रहा है।
और आपको नजर क्या आ रहा है, ऊपर देखिए दोस्तों 0.051 है, ये 3 बार गुणा है, फिर प्लस का निशान है 0.041 3 बार गुणा है, बटे क्या दिख रहा है 0.051 2 बार गुणा, फिर माइनस का निशान, फिर 0.5141 इंटरसेक्शन यानी दोनों गुणा है, प्लस में 0.041 2 बार गुणा है। तो यहां पे नजर क्या आ रहा है आपको, ऊपर मुझे नजर आ रहा है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। अरे a को 3 बार गुणा करेंगे तो एक क्यूब लिख सकते हैं ना, और b को 3 बार गुणा करेंगे तो b का क्यूब लिख सकते हैं। नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, यही तो नजर आ रहा है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और बटे क्या है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा a प्लस बी, यानी 0.051 प्लस में 0.041 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 0.092, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 30 वर्ष और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति इस ग्रुप में आते हैं, तो 8 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। यानी एक आदमी है 30 साल का, एक आदमी है 34 साल का, ये दोनों व्यक्ति गए, इनकी जगह 2 और आए, तो इतना तो वजन लेके आए होंगे, क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है सबका वजन बढ़ा है। भाई मैं गया किसी ग्रुप में से और मेरे स्थान पर कोई और व्यक्ति आया, तो उससे हुआ क्या कि पूरे ग्रुप का वजन बढ़ गया। तो वजन कब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जितना वजन मैं लेके गया ग्रुप से उतना वजन तो वो लेके आया होगा, और ग्रुप का औसत वजन इसलिए बढ़ा क्योंकि वो औसत वजन से भी ज्यादा लेकर आया। बात आ गई समझ में। तो जितना वजन यहां से गया है ये तो वापस आया है, प्लस क्या हुआ है दोस्तों सभी 8 व्यक्तियों का 3-3 किलो वजन बढ़ गया। क्यों, 2 व्यक्ति नए आ गए। ऐड करेंगे 64 प्लस में 24 बराबर कितना 88 वर्ष, यानी जो 2 व्यक्ति नए आए हैं ग्रुप में, दोनों का जो टोटल वजन है वो 88 किलोग्राम है। तो औसत कैसे निकालेंगे, 88/2 बराबर 44 वर्ष उनका क्या है औसत आयु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपये और 50 पैसे के ही सिक्के हैं। अच्छा जी, और कुल मिलाकर बक्से में 210 सिक्के हैं। सिक्के कौन कौन से हैं दोस्तों, एक 1 रुपए का सिक्का है और एक 50 पैसे के सिक्के हैं। 2 ही प्रकार के सिक्के हैं। एक थैला है मेरे पास, उसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं, या तो 1 रुपए का है या फिर 98 है 50 पैसा है। हो क्या रहा है कि टोटल सिक्के कितने हैं दोस्तों, 210 मेरे पास सिक्के हैं, लेकिन इन 1 रुपये और 50 पैसे से मिलकर जो रकम बन रही है, रकम का जो मान है उसका जो अनुपात है वो है 13:11। एक बात बताइए, 1-1 रुपए से मिलकर इस बक्से में मेरे पास 13 यूनिट रुपए बन रहे हैं। 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर जो टोटल रकम बनी है उसका अनुपात कितना है, 11 है। तो क्या मैं यहां पे सिक्के निकाल लूं? एक बात बताइए, 13 रुपए अगर 1-1 रुपए के सिक्कों से मिलकर बने हैं तो 13 रुपए के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी 1-1 रुपए वालों की? तो आप कहेंगे सर 13 ही सिक्के चाहिए। रेशो 11 रुपए है 50 पैसों से मिलकर जो बने हैं, तो अगर 11 रुपए मुझे बनाने हैं 98 से 50 पैसों से, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहेंगे सर 22 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। यस और नो? तो यहां से टोटल सिक्के कितने हुए 35, और 35 बराबर है कितना 210। 1 का मान कितना आएगा 6 आएगा। पूछा क्या है 1 रुपए के सिक्के, 1 यूनिट का मान है 6 सिक्के, तो 13 यूनिट का मान आएगा 78 सिक्के। तो 1 रुपए के 78 सिक्के हैं, जबकि 98 के 22 गुणा में 6 कर देंगे तो 132 सिक्के कौन से हैं, 98 वाले हैं, 50 पैसे वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे सवाल में दिया गया है वैसे वैसे आप सोल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 25 लीटर के नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। यदि उस घोल में कितना, अच्छा, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और डाला जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए। देखिए दोस्तों, जब घोल है ये 25 लीटर है, तो इसमें क्या हुआ कि नमक है और पानी है। क्या है भाई, नमक और पानी। नमक कितना है दोस्तों, 6%, तो पानी कितना होगा, 94%। आपने क्या कर दिया, इसमें कितना पानी और मिला दिया, इसमें पानी और डाल दिया। तो पानी जब आप डालोगे तो टोटल मिश्रण भी तो बढ़ेगा, मिश्रण का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी मिश्रण कितना है, 25 लीटर। आप जब इसमें पानी डाल रहे हैं तो मान लेते हैं नया मिश्रण कितना दोस्तों, x लीटर। अब इसमें कह रहा है कि नमक है ना वो 5% रह जाए, तो पानी कितना हो जाना चाहिए, 95%। अच्छा जी, आपने मिलाया क्या है, पानी। कांस्टेंट क्या है, नमक। नमक की मात्रा तो कांस्टेंट है, केवल उसके प्रतिशत में चेंज आया है। प्रतिशत में चेंज इसलिए आया है क्योंकि आपने इसमें पानी मिला दिया है। तो जो मिलाया है उसको छेड़ना तक नहीं है, जो कांस्टेंट है उसको सोल्व कर दो। जब ये मिश्रण 25 लीटर का था तो नमक 6% था। अब ये मिश्रण जब x लीटर है तो नमक 5% है। दोनों को बराबर रख दो क्योंकि नमक की मात्रा तो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 25 गुणा में 6 करेंगे, 25 गुणा में 6 बराबर x गुणा में 5। 5 से कटेगा 5 बार। x का मान आएगा 30 लीटर। x का मान कितना आएगा दोस्तों, 30 लीटर। पुराना मिश्रण कितना है, 25 लीटर। अब कितना है, 30 लीटर। कितना बढ़ा है, 5 लीटर। तो ये 5 लीटर आपने क्या मिलाया है दोस्तों, पानी यहां पे मिलाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। रिपीट करने का टाइम नहीं है भाई, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 20%, 10%, 5% के क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा यानी समतुल्य बट्टा आप बताइए। तो यहां पे आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो सूत्र होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सूत्र होता है a + b - ab / 100। तो पहले वाले 2% को ले लो आप, 20% और 10% का निकाल दो, कितना आएगा, 30 - 2 28% आएगा जब आप इसमें रखेंगे। अब आप क्या करो, 28% को ले लो और 5% को ले लो। तो 28 प्लस में 5 गुणा में 140/100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 33 - 1.40। ठीक है, 33 - 1.40 करेंगे तो आएगा 31.60। और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो 31.60 का मतलब 31.6% भी इसको आप कह सकते हो, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि इस वस्तु की लागत कीमत 10% कम होती और 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यदि इस वस्तु पर हमें 20% का लाभ कमाना है तो इसे कितने में बेचना चाहिए, बस ये सिंपल सवाल है। तो मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना दोस्तों, 100 रुपए। वस्तु का सीपी कितना मान लेते हैं, 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। पहले कितने पर बेचा, 12% के लाभ पर, यानी एसपी कितना रहा, 112, यानी 112 रहा होगा। भाई 100 रुपए की चीज है, 12% का लाभ कमा रहे हो तो कितने में बिकी होगी, 112 में। अब हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता। अभी कितना है, 100 रुपए। अगर 10% कम होता तो कितना क्रय मूल्य होता दोस्तों, 90 रुपए। और मैं चाहता हूं कि सौदे पर मुझे 30% का लाभ हो, यस और नो। यही तो दिया गया है कि 5% ज्यादा में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। 90 पर 30% का लाभ कितना होगा दोस्तों, 13 गुणा में 9। ठीक है, 13 नहीं मैं 117, यानी ये मेरे पास क्या जाएगा, एसपी सेकंड, ये एसपी फर्स्ट है। ठीक है, पहले मैं 112 रुपए में बेच रहा था तो मुझे 12% का लाभ हुआ 100 रुपए पे। अब मैं 90 रुपए पे, क्योंकि मैं 10% कम में खरीदना चाह रहा हूं और 30% का लाभ कमाना चाह रहा हूं, तो ये वस्तु मुझे 117 रुपए में बेचनी पड़ेगी। पहले बेच रहा था 112 में,
अब बेच रहा हूं 117 में, कितना ज्यादा बेच रहा हूं 5, और 5 यूनिट बराबर है कितने के 5.75 के। तो वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का मान आएगा 5.75 बटे 100, क्रय मूल्य गुणा में 100 आ जाएगा। आपको पता है 100 से 100 कैंसिल हट जाएगा, ये आएगा 5 5 13, 113 रुपए। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 113 रुपए। 113 पर मैं 20% का लाभ कमाना चाहता हूं। 20% का लाभ का मतलब 6/5, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आप, सॉरी यहां से 5 एकम 5 5 5 5 115 आएगा ना, यहां पे 115 आएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे आएगा 23 और ये आएगा 138 रुपए, ठीक है। यानी 115 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर अगर मुझे 20% का लाभ कमाना है तो मुझे उसको 138 रुपए में सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए बी सी क्रम से किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। हुआ क्या कि बीच में इनकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और एक काम छोड़ छोड़कर भाग गए, और शेष काम कितने को करना पड़ा, किसको? पहले ए उस कार्य को छोड़ देता है, फिर बी चला गया, सी अकेला बेचारा लगा रहा। लेकिन जब तीनों अलग अलग काम करते हैं तो ए बी सी, ए करता है उसको 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। टोटल काम कितना दोस्तों 60। क्षमता निकाल लेते हैं भाई। 60 काम ए करता है 10 दिन में, तो कैपेसिटी कितनी 6 5 4, ठीक है। हुआ क्या, काम शुरू तो तीनों ने किया लेकिन बारी बारी से काम छोड़कर चले गए। तो हम मान लेते हैं काम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ, ठीक है भाई। यहां से शुरू और यहां पे खत्म। अब सवाल में क्या दे रखा है, ए जो है ना कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, यहां पे कार्य खत्म होना था, इससे 5 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। यहां पे ए जा चुका है, यहां पे ए गया, ठीक है। और बी इसी काम को ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया होगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, यहां पे जब काम खत्म होने में 5 दिन बच रहे थे ना, यहां से ए जा चुका है, ए है ही नहीं अब। और एक को जाते ही जैसे 2 दिन हुए तो यहां से अब बी नहीं है, तो आखिरी के 3 दिन काम किसने किया, सी ने। तो सी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम। अच्छा, ए गया है यहां पे ए गया है और यहां पे आपका बी चला गया, तो इन बीच के 2 दिनों में किसने काम किया होगा, बी प्लस सी ने। कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 18 काम। तो आखिरी के 5 दिन में कितना काम हुआ, 30 काम। अगर आखिरी के 5 दिन में हुआ है तो पहले कितना काम हुआ होगा, टोटल काम 60 है, आखिरी के 5 दिन में 30 काम हुआ, तो पहले कितना होगा 30। तो 30 काम किसने किया होगा, तीनों ने मिलकर 6 5 11 4 15, 15 का मतलब 2। तो 2 दिन किसने मिलकर काम किया होगा, तीनों ने मिलकर काम किया होगा, ठीक है। सवाल पूछा है कि पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 2 2 4 और 3 7 दिन, तो टोटल काम 7 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। 5 दिन पहले यहां से ए गया और जैसे ही ए गया उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो भाई काम खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी थे, तो 3 दिन काम किसने किया, सी ने किया। 1 दिन में सी 4 काम कर सकता है, 3 दिन में 12 काम किए होंगे। अच्छा, जब 5 दिन पहले ए गया तो अगले 2 दिन किसने काम किया होगा, बी ने। किसके साथ, सी के साथ। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 18 काम। आखिरी के 5 दिन में 30 काम हुआ, तो पहले कितना काम हुआ होगा, 30 और रहा होगा। 30 काम तीनों ने मिलकर किया, तो कितने दिन का समय लिया होगा, 2 दिन का। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, यहां पे 7 दिन का यहां पे टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पे सर्ट्स और इंडाइसिस से, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, ये क्या दे रखा है। अब एक बात आप गौर से देखिए, ये जो रूट में 2 है ना, यहां पे नीचे तो दे रखा है 1/√11 माइनस 2√30। तो इस रूट से पहले 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा और 2 से कम नहीं चलेगा, यहां पे 2 ही चाहिए।
अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 2 लेकर आना पड़ेगा। जितना भी मैथ आपको आता है सारा लगा दीजिए, यहां पे 2 चाहिए। ठीक है, यहां पे 2 है, कुछ नहीं करना, इस 2 को कैंसिल कर दो, इग्नोर कर दो। अब करना क्या है, इस 30 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणा करें तो 30 आए और जिनको जोड़ें तो 11 आए। तो आप कहेंगे सर 6 और 5, 6 पंजे 30 और 6 और 5 है 11। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√6 माइनस √5, यानी 6 को और 5 को रूट लगा दो, √6 माइनस यहां पे अगर माइनस का निशान है तो इनके बीच में माइनस का निशान आएगा, अगर यहां पे प्लस का निशान है तो इनके बीच में प्लस का निशान आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आई। दूसरा 3/√7 माइनस 2√10 है। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 है, तो 10 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका गुणा करें तो 10 आए, जोड़े तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर 5 और 2, तो इसका आंसर आएगा √5 माइनस √2 नीचे वाले का। तो इसका जो एक्चुअल में आएगा आंसर √5 माइनस √2 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसी प्रकार तीसरा है 4/8 प्लस में 2√12, क्योंकि जब आप 2 को अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि 4 है वहां पे, हमें चाहिए 2, तो 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। 2 का रूट कितना, स्क्वायर कितना भाई 4, 4 गुणा में 3 कितना 12। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 12 आए, जोड़े तो 2 आए, तो √6 प्लस में √2 आएगा। कैलकुलेट करेंगे √6 प्लस में √2, ये लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयकरण। तो हर का परमेयकरण करें, √6 माइनस अपोजिट साइन से अपॉन √6 प्लस में √5। तो ये क्या आएगा आपके पास, नीचे तो कट ही जाएगा ये, इसका जो बचेगा √6 प्लस में √5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो हर का परमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा, आप देखो अपोजिट साइन से गुणा कर रहे हैं, √5 प्लस में √2 बटे √5 प्लस में √2, तो ऊपर आएगा 3√5 प्लस में 3√2 बटे 3, 5 2 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये 3 दोनों के साथ है। तो इसका जो आंसर बचेगा √5 प्लस में √2 बचेगा। इसी प्रकार यहां पे √6 माइनस √2 बटे √6 माइनस √2, तो आएगा 4√6 माइनस 4√2 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √6 माइनस √2। अब क्या होगा दोस्तों, अब आप ये लिख लीजिए √6 प्लस में √5। अब आगे क्या है, माइनस का निशान है, तो माइनस में सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का 5 है तो माइनस का √5। ठीक है, प्लस का माइनस का √5, ये प्लस का √2 है तो यहां पे माइनस का √2। आगे क्या है, फिर से माइनस का निशान है तो इनके भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का √6 आएगा और प्लस का √2 आएगा, इसको जब चेंज करेंगे। ठीक है, अब देख क्या रहे हैं आप, सारे कट रहे हैं आपस में, √6 से √6 प्लस माइनस √5 और √2, बचेगा क्या दोस्तों 0। तो 0 ही सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा मैथ सेक्शन कंप्लीट होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन कंप्यूटर की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस और जावा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रोसेसर, प्रिंटर और माउस ये हार्डवेयर है। ठीक है, जबकि जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, जावा हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आती है, हार्डवेयर है उसके अंदर क्या आती है, मतलब किस प्रकार की चीजों को हम शामिल करते हैं। तो दोस्तों जनरली हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से हम हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा एवं सूचनाएं प्रविष्ट करवाई जाती हैं। खालिस्तान, यहां पे कोई आपका नाम आएगा, यहां पे इनमें से 4 ऑप्शन में से एक डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा और सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है, इनपुट दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, इसे हम क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा या सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। खालिस्तान डिवाइसेस होती हैं मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिससे कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड का हम प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा हम टेक्स्ट भी एंटर करते हैं और न्यूमेरिकल डाटा को भी एंटर करने का प्रयोग यहां पे करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर और लैपटॉपों का कीबोर्ड खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय है। तो दोस्तों जो कीबोर्ड हमारा लोकप्रिय उसका नाम क्या है, ऑप्शन ए क्वेरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 104 की होती हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ड ने किया था। ठीक है, डगलस एंजलबर्ड ने माउस का आविष्कार किया था। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो एक क्वेश्चन गलत प्रिंट था इसलिए 10 क्वेश्चन है, 11 नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। टेक्स्ट जैसे कंप्यूटर में यहाँ पे टाइप करते हैं, जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है इस प्रकार से ब्लिंक करता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों कर्सर। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है सीरीज का। तो यहां पे जो सीरीज आपको नजर आ रही है वो है 18, 24, फिर 21 है, फिर 27 है, क्वेश्चन मार्क, फिर 30 है और फिर 27 है। तो आप देख पा रहे हैं एक बार 18 से 24, 21, 27, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। इसका मतलब अल्टरनेट पर यहां पे सीरीज दी गई है। आप देखिए 18 और 3 21, यहां पे 24 और 3 27, 27 और 3 30। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 21 और 3 24। जहां पे जैसे आप 24 भरते हैं तो आगे फिर 3 का पैटर्न आगे बढ़ रहा है, 24 और 3 27। अल्टरनेट पर 3-3 नंबरों से सीरीज क्या है आगे बढ़ रही है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों 24। इसी प्रकार नंबर 2 को देखें तो यहां पे 2 से 5 हुआ, 5 से 10, 17, 26, 37, 50 और अगला नंबर आपसे पूछा है। तो भाई 2 से 5 कितना बढ़ा 3, 5 से 10 5, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, तो 15। 50 और 15 कितना दोस्तों 65। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अच्छा, नंबर 3 जो सीरीज दी गई है उसमें लेटर सीरीज है। मैं डायरेक्ट यहां पे इनके पोजीशन लिख रहा हूं। यहां पे 1, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 26 है। तो भाई 1 से 4 कितना बढ़ा 3, 4 से 8 कितना बढ़ा 4, 8 से 13 प्लस 5, 13 से आगे कितना आएगा दोस्तों प्लस में 6। देखो 3 4 5 6, 13 और 6 कितना दोस्तों 19। 19 पे लेटर कौन सा आता है एस। एस से आगे जाएंगे तो यहां पे 7, 19 और 7 16, 26 लेटर आया है। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एस आ जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है नंबर 4, उसमें भी सीरीज ही है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। पहली सीरीज में क्या दे रखा है, ये तीर ऐसे है यहां से ऐसे। ठीक है, दूसरी सीरीज में क्या है दोस्तों, ये तीर ऐसे हुआ और ये ऐसे हो गया। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें है क्या दोस्तों, इसको जस्ट इसको
पहले तो मिरर का प्रयोग किया गया और फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा दिया गया। कैसे? देखो, अगर इसे आप करते हो, मैं दोबारा बना रहा हूं इसको, ऐसे आप करेंगे, आप इसका मिरर का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगी? इस प्रकार से नहीं होगी क्या? यस और नो? फिर क्या किया, इसको पीछे खींच दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिया, 90 डिग्री यहां से ऐसे कर दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये सीरीज कैसे नहीं बनेगी? यस और नो? अब दूसरी में क्या हो रहा है प्रश्न आकृति में कि यहां पे जो आपको आकृति है ये इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये सबसे पहले इसका मिरर का प्रयोग करेंगे हम, ऐसे होगी ये। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज खींचेंगे तो ये इस प्रकार से यहां पे तीर और यहां पे आएगा, और ऐसा किसमें दिया गया है दोस्तों? केवल ऑप्शन बी में। तो यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा हुआ है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा है ऑडिट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग को तो बस उड़ा देना है, आपको उड़ा देना है। चेयर CHAIR, चेयर को क्या लिखा है दोस्तों? EGCHT। तो देख रहे हैं 3 से 5, 3 5, 8 से 7 हुआ है, 1 से 3, 9 से 8, 18 से 20, यानी +2 -1 +2 -1 +2 -1 ये चला हुआ है। तो इसी पैटर्न पे चेंज कर देंगे। ऑडिट AUDIT, पहले +2 कीजिए, क्या आएगा? C। अब देखिए पहला लेटर C है तो ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। दूसरा लेटर जैसे आप टिक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा? -1, तो 21 1 20, CT, ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। पूरा सोल्व नहीं करना। आगे आपको यहां पे प्रश्न में क्या नजर आ रहा है दोस्तों? 15 गुणा में 16 गुणा में 18 बराबर है 679। तो एक बात बताइए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9। अच्छा जी, आगे 34 गुणा में 23 गुणा में 33। तो देखिए 4 और 3 7, 3 2 5, 3 3 6। क्या यही लिखा हुआ है? बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो 18 26 और 42, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 9 8 और 6, 986 सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अगला सवाल है, इसमें सिंबलों को चेंज कर दिया गया है। देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान सीरीज है रीजनिंग। तो रीजनिंग को आप 15 मिनट में सोल्व कर देंगे, 25 क्वेश्चन बस। ठीक है, देखिए आपको सामने दे रखा है 10 2 5 और 5। कह रहा है कि P का अर्थ है क्रॉस, यहां पे क्रॉस आएगा भाई, और क्रॉस का मतलब है प्लस, ठीक है, और Y का मतलब है माइनस। ठीक है, ये सीरीज है, इसको सोल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 10 दूना 20 और 5, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 20। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 20, ऑप्शन C सवाल का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी पे है, सादृश्यता। हाथ का संबंध बाहों से है, बाजू से। तो हाथ हो किससे जुड़ा होता है? बाजू से। तो दांत हो किससे जुड़ेगा दोस्तों? मुंह से। किससे आएगा? मुंह से। ठीक है, अगला सवाल, 484 का संबंध 12 से है। 484 का संबंध 12 से कैसे हो सकता है? देखिए 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 22 - 10 = 12। लेकिन यहां पे देखें तो 622 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर कैसे करें? 4 4 8 और 8 16 होते हैं, 16 भी नहीं है। 8 4 12 4 16, 16 से 7 ये भी नहीं है। तो है क्या दोस्तों? 48 को इस आखिरी वाले 4 से भाग दे दिया, कितना आएगा? 12। इसी प्रकार 62 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 31 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? जिस क्रम में शब्दकोश में पाए जाते हैं, यानी आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो भाई हाउस है, मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपका हट है, फिर होम है, ठीक है, और फिर आवर है। तो आपको पता है पहले ओ वाले आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओ में पहले UMU, तो पहले होम आएगा, नंबर 3 सबसे पहले आएगा, सबसे पहले नंबर 3 आएगा। अच्छा 3 काट दिया, अब 2 1 या 4 में से अब आएगा। तो HOU पहले R आएगा, ऐसा आएगा, तो 3 के बाद 4 आएगा,
ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है मिसिंग नंबर का है। ठीक है, जरा गौर कीजिए क्या आंसर आएगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। ठीक है, फटाफट टिक करिए भाई। तो यहां पे देख क्या रखा आपको, कुछ नहीं दे रखा, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है ये, और यही मॉक टेस्ट आपके दे रखे हैं पब्लिकेशंस के। ठीक है भाई, और आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं। इसमें 4 5 3 और यहां पे 4 4 4, यहां पे 3 क्वेश्चन मार्क 5। तो देखिए 4 4 8 3 11, 4 3 7 5 12। तो अंकों का योग ऐसे तो बराबर नहीं, ऐसे जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12, यहां पे 4 तिया 12, तो यहां भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो 5 3 8 में क्या जोड़े कि 12 जाए, तो 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है यहां पे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। पहला है पैर हाथ, दूसरा है आंख नाक सिर शरीर और कलाई उंगली। तो आप जानते हैं शरीर के साथ क्या जुड़ा होता है, सिर। सिर आपका शरीर, पूरी बॉडी के साथ आपका सिर जुड़ा होता है। अच्छा, आंख है वो नाक के पास ही होती है, जुड़ रही है आपस में। कलाई और उंगली आपकी जुड़ रही हैं। हाथ और पैर, हाथ ऊपर है पैर नीचे, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन आ जाएगा हाथ और पैर दोस्तों। अच्छा 63 जो अगला क्वेश्चन है डीसीबी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डीसीबी, ठीक है, और फिर क्या है HIJ, फिर क्या है KLM, फिर क्या है XYZ। तो यहां पे देखिए दोस्तों 4 3 2, ठीक है, और यहां पे 8 9 10, यहां पे 11 12 13, यहां पे 24 25 और 26, 24 25 26 11 12 13, और यहां पे 8 9 10, और यहां पे क्या है, एक बार घटरा घटता क्रम है। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही तीनों से, बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 2 का 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा 3 का कितना होता है 9, 6 का कितना होता है 36, तो क्या 5 का स्क्वायर 25 नहीं होना चाहिए था, जो कि है कितना 20। तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एलिमेंट्री शब्द है और पूछा है कि कौन सा शब्द यहां से नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से देखें, तो यहां पे आपको लुमन, जो ऑप्शन बी है लुमन, क्या एलिमेंट्री में कहीं यू का प्रयोग हुआ, नहीं। जबकि जो ऑप्शन बी है जिसमें शब्द दिया गया है लुमेन, इसमें यू का प्रयोग हुआ है। तो यही सवाल का क्या होगा आंसर, यही शब्द नहीं बन सकता। अगला, लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो जैसे जैसे दे रखा है आपको वैसे कर देना है। मान लेते हैं यहां से चला भाई 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, कितना चला 15 किलोमीटर पश्चिम, ऐसे आएगा पश्चिम। फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं का मतलब क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर चला। तो यहां से बाएं कितने, नीचे की ओर, कितना 25। फिर पूर्व की ओर मुड़ा, तो यहां से पूर्व की ओर मुड़ेगा, ऐसे जाएगा, कितना चला फिर 15 किलोमीटर, ऐसे चला और 15 किलोमीटर चला दोस्तों। फिर बाएं मुड़ा, यहां से बाएं फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर, कितना 15 किलोमीटर, यहां पे पहुंच गए। यहां से शुरू किया, यहां से ये दूरी 25 है, तो ये भी पूरी कितनी होनी चाहिए 25, इतना चला है 15, कितना और बच गया दोस्तों 10 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वह 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं ABCD, ये आपके सामने मुंह करके बैठे हैं। यानी मैं यहां पे हूं और आप मेरे सामने, मान लीजिए 5 व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं। तो फर्क क्या आएगा दोस्तों, जो मेरा राइट है वो आपका क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट नजर आ रहा है वो आपका क्या उस तरफ राइट है, बस इतना चेंज है। तो मान लीजिए मैं यहां ऐसे बैठा हूं, मेरे सामने 5 व्यक्ति, तो मेरा ये राइट है, ये उनका क्या होगा, बायां होगा। ये मेरा अगर जो राइट है, ये मेरा राइट है, तो इनका क्या होगा बायां, और जो मेरा लेफ्ट है दोस्तों, ये इनका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि वो मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 5, 5 पोजीशन बनाइए, 1 2 3 और 4 और 5। क्या दे रखा है, डी सी के बाईं ओर, बी के ई की ओर। ठीक है, ए सी के दाईं ओर, ई पंक्ति एक छोर पर बैठा है। अच्छा जी, ई मान लीजिए यहां पे बैठा है दोस्तों,
ई कहां बैठा है, यहां पे, या फिर ई बैठा है यहां पे। अच्छा जी, डी जो है वो सी के तो बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर। बी जो है, बी फॉर बाल, बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है। एक बात बताइए, अगर ई यहां पे बैठा है तो इस तरफ तो इसका क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, इसके दाईं ओर तो कोई बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ई यहां नहीं बैठा, ई यहां बैठा है, और ई के दाईं ओर इसका राइट ये होगा ना, यहां पे कौन बैठा है, बी बैठा है। अच्छा जी, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर। जो बी है ना ये डी के बाईं ओर है, तो यहां पे कौन आएगा, डी। अच्छा जी, और डी सी के बाईं ओर, तो डी है वो सी के बाईं ओर है, बच गया कौन, ए। ये इनकी पोजीशन है। पूछा क्या है, मध्य में कौन बैठा है, डी, तो डी यहां पे मध्य में बैठा है। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखिए, बाएं दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, और जैसे सवाल में डाटा दे रखा है पुट करते चले जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे एनालॉगी का संबंध है। ठीक है, तो पहले आकृति और दूसरी आकृति में क्या हो रहा है, ये जो बड़ी आकृति आपको दिख रही है, ये वाली जो ऐसे है, ये क्या हुई है, ये ऐसे हो गई है। ठीक है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये टर्न लिया है इसने। तो इसी प्रकार अगली आकृति में आप टर्न लेंगे 90 डिग्री, तो आपका ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको नजर आ रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृतियों में ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। यानी ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, डॉक्टर भी, खिलाड़ी भी और कलाकार भी। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 7। 7 हैं, 7 ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। अगला सवाल, सिंबल चेंज करना है तो सिंबल आप चेंज कर दीजिए। सभी में पहले सिंबल चेंज करके पुट कर दीजिए भाई। ठीक है, देखिए पहले तो हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, संख्याएं लिख लीजिए, 18 18, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। 6 6 6 6, 7 7 7 7। अच्छा जी, 5 2 5 2 5 2 और 5 2, यहां पे 20 18 16 22। अब जैसे जैसे दे रखा है वैसे सिंबल चेंज कर लेंगे और चेंज कर चेक करके देख लेंगे। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा। ठीक है, फिर माइनस का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या है, भाग देना। ठीक है, और फिर गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना। ठीक है, और बराबर का अर्थ क्या है दोस्तों, ये बराबर दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार सारों में चेक कर लेंगे और देख लेंगे कौन सी क्वेश्चन यहां पे सही बैठ रही है, आप सॉल्व इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 324 गुणा में 150 है और बराबर 54 लिखा हुआ है। फिर है 251 गुणा में 402 बराबर 48 लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे क्या है, ये अंकों का योग देखिए, 3 2 5 और 4 9, यहां पे 5 और 1 6, 9 6 की 54, 3 2 5 और 1 6, 4 2 6। ठीक है, 5 और 1 6 तो 8 है यहां पे, तो 8 छेंगे कितना दोस्तों, 48। इसी प्रकार जो प्रश्न दिया गया है 651 गुणा में 345 बराबर क्या होगा, तो 6 5 11 और 1 12, 5 4 3 7 5 12, 12 गुणा में 12 कितना दोस्तों, 144। सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और अगला सवाल क्या है दोस्तों, नोएडा। नोएडा है, इसको क्या लिखा गया है, STNIF। ठीक है, अब नोएडा को स्टीनफ कैसे लिखा गया होगा, 14 से 19 प्लस 5, 15 से 20 प्लस 5, 1 से 6 प्लस 5, यानी हर में प्लस 5 का यहां पे डिफरेंस है। तो इसी प्रकार मेरठ को हम लिख देंगे प्लस 5, तो 13 5 18, पहला लेटर आर आएगा, फिर ए 5 और 5 10, जे, फिर जे आएगा आर डबल जे। ठीक है, फिर 18 5 23 डब्लू। ठीक है, और फिर 21 और 5 26 जेड, और फिर 20 और 5 25 वाई। तो ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी रीजनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं जीके की ओर। आइए दोस्तों जीके क्विज की ओर आगे बढ़ते हैं। जीके का जो हमारा पोर्शन है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, लाइक नहीं करते हो आप यार,
लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेट मिले हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है 7500 किलोमीटर है। ऑप्शन सी। कई बच्चे कह रहे थे सर आप टाइम नहीं देते उस सोचने तक का। दोस्तों ये इतने इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत ज़्यादा बार पढ़ रखे होंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर 5 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जीके का टीचर नहीं हूं, मुझे जीके बिल्कुल नहीं आती है। ये आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आप क्या करवाना चाहते हो इस जीके क्विज को, कैसे मैं आपके लिए एडजस्ट कर सकता हूं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि पहले ऑप्शन बोल लूं या कैसे करना है, आप बता दीजिए। ठीक है, या क्वेश्चन बोल के 5 सेकंड रुक जाऊं और डायरेक्ट आंसर बता दूं, तो जैसा आप कहेंगे वैसे मैं कर लूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा अनुच्छेद 30। ठीक है, मौलिक अधिकार है, आप जानते हैं। तो अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण स्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, खमीर उत्तम स्रोत है। खमीर जो है किसका उत्तम स्रोत है दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ऑप्शन बी साल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेम प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडना कहां की प्रचलित लोक कला है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान की प्रचलित लोक कला है मांडना। अगला क्वेश्चन है, बेमर शब्द का संबंध किस खेल से है? बेमर शब्द का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी भुल्ला चौधरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क मुख्य वास्तुविद निम्न में से कौन सा था? जो विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क में स्थित है उसका जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी यामासिक। ठीक है, बिगारू यामासिक इसका वास्तुविद था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी आइरिस। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में देखने की आपकी क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, उसका नाम क्या है? अंधेरे में जो देखने की क्षमता है वो एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, तो उसका नाम क्या है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी रेटिनॉल। जो बैंगनी वर्णक का उत्पादन है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में जो सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन है भारत की वो है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को बहुगुणिता कहा जाता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी संतूर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? ठीक है, निम्न में से किसके पुष्प की सुखाई गई कली का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लौंग क्या है? कली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन 20 का आंसर आना चाहिए था, मिसप्रिंट यहां पे है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? ठीक है, तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? 4 कर आपको दे रखे हैं, कौन सा एक ऐसा कर है जो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा दोस्तों, मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध है उस प्रणाली से जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रान्य में प्रयुक्त टाइम धातु किसका मिश्रण है? मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु, टाइम नहीं है दोस्तों, टाइप धातु, टाइप धातु किसका मिश्रण है? तो आंसर आएगा दोस्तों सीसा और एंटीमनी। सीसा और एंटीमनी से ही टाइप धातु बनाई जाती है जिसका प्रयोग मुद्रालय, यहां पे प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो दोस्तों भारत में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो निम्न में से किसके पास है? दोस्तों तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का राजा लगभग समान हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी बाजरा, ग्वार हम कब होते हैं दोस्तों खरीफ की फसल? जब बारिश स्टार्ट होती है, मानसून सत्र की शुरुआत में। ठीक है, और मानसून कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, केरल तट पर तट रहता है, वही मानसून है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद, निम्न में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो आप सभी जानते हैं किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? तो दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य देखने के लिए आपको दक्षिण पश्चिम आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक
क्षेत्रों में मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम शहर, ये गलत टाइप है दोस्तों, ये है रोम शहर। ठीक है, रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम शहर दोस्तों टाइबर नदी के नजदीक है दोस्तों। ठीक है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों संसार में रेल का सबसे बड़ा जाल वाला देश यूएसए है, अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ऐसा करने वाला शासक दोस्तों और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो पृथ्वी पर दोस्तों हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों कपास, तिलहन, जूट और गन्ना वाणिज्यिक फसल कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर रस चूसता है, पौधों का रस पीता है, मस्तिष्क रोग फैलाता है। ठीक है, और मलेरिया फैलाता है। दोस्तों नर मच्छर है, पौधों का रस पीता है, मादा मच्छर मानव का रक्त पीती हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लेने में से क्या उत्तरदायी है? दोस्तों पायरेक्स कांच के लिए अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, विशेष क्या है? बोरेक्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से किसकी नियुक्ति या कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, वो संसद के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं? तो दोस्तों असम राज्य में भारत में सबसे ज्यादा चाय के बागान मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है, ये लेक्चर पसंद आ रहा है, मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो के नोटिस के लिए। दोस्तों 100 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट हम करवाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों, आपके लिए। ठीक है, आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? तो दोस्तों डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना है। ठीक है, जो अंत्योदय योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो ग्राम के जो निर्धन लोग हैं उनका उत्थान करना है, उनका विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहां स्थित है? तो अंकोर वाट दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कंबोडिया में अंकोर वाट किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा
किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दुर्गा पूजा दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल दोस्तों 2022 में चीन में होंगे, 2022 में। ठीक है दोस्तों, 2022 में होंगे चीन में दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दोस्तों कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति जिसे जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, आम नागरिक का राष्ट्रपति भी जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, गाइडिंग सोल। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महामॉक टेस्ट। आपने कितना स्कोर किया और आपको कैसा लगा ये मॉक टेस्ट, जरूर कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियोज के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।